Welcome to my YouTube channel. My name is Amandeep Kaur, and here in this video I'm gonna tell you about the tips and tricks of the true, false and not given. Actually most of the students face difficulty whenever they have to solve these kind of questions, but जो ये questions होते हैं बहुत ही ज़्यादा easy होते हैं और इनमें आपकी एक्यूरेसी है जो वो भी बहुत ही ज़्यादा बन सकती है। अगर आपको एक बार पता चल गया ना कि हमें इनको कैसे सॉल्व करना है, किस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना है, तो उसके बाद आपको बिल्कुल भी ये डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे जो मेन बात है वो है किसी वर्ड पे फोकस करना। तो आपको पता होना चाहिए कि हम जब भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें किन वर्ड के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये नहीं है कि हमें कोई कीवर्ड की हेल्प से उसके आंसर फाइंड आउट करने हैं। जब भी आप कीवर्ड्स की हेल्प के साथ उसके आंसर फाइंड आउट करने लगोगे तो आपके जो आपके आंसर्स होंगे वो आधे से ज़्यादा आपको गलत मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि कीवर्ड्स के साथ हो सकता है आपके आंसर 2 सही हो जाएं 5 में से, पर ये नहीं होगा कि आपके 5 में से 5 ही सही हो जाएं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आपको सबसे पहले उसको मदर टंग में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मदर टंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे तो आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो कीवर्ड्स के साथ इसके आंसर फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है, ताकि आपके सारे आंसर्स सही हो जाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको मदर टंग में कन्वर्ट करना है। उसके बाद उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है। तो आपको जो मेन वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है वो वर्ड्स कौन से हैं, वो वर्ड्स हैं एक तो वर्ब और एक एडवर्ब और एक एडजेक्टिव। अगर आपको 3 वर्ड्स क्वेश्चन में मिले और क्वेश्चन में पैसेज में उनके सेम वर्ड मिल गए, लाइक उनके सिनोनिम्स मिल गए, तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। बट मान लो पैसेज में आपको ओपोजिट वर्ड मिल गए उसके, तो आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बट मान लो जो आंसर है हमारा पैसेज है उसमें ये वर्ड मिसिंग है, ये वर्ड ही नहीं दिए, ना तो वर्ब है, ना ही एडवर्ब है और ना ही एडजेक्टिव है। तो मान लो अगर आपके वर्ड ही वहाँ पर मिसिंग है तो आपका आंसर क्या आएगा, नॉट गिवन आएगा। फालतू के कीवर्ड्स पे ऊपर फोकस मत करो, वो सिर्फ लोकेशन ढूंढने के लिए करो। बट जो मेन वर्ड है जिससे आंसर हमारा चेंज होता है वो ये 3 वर्ड हैं। इन वर्ड को बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए। अगर ये आपको एक बार समझ में आ गया तो आपके ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन कभी भी गलत नहीं होंगे। बट अब ये बात रही कि ये होते क्या हैं। वर्ब क्या होती है, वर्ब जो होती है वो एक एक्शन होता है कोई चीज़ में। मान लो किसी क्वेश्चन में कोई एक्शन हो रहा है तो उसको हम वर्ब कहेंगे। और एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब वो होती है जिसके पीछे ly का यूज़ किया होता है, लाइक इमीडिएटली, रैपिडली। तो अगर ये वर्ड सेम आपको मिल गए पैसेज में तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। बट अगर ओपोजिट वर्ड मिल गए तो आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बट अगर वो वर्ड ही मिसिंग है तो नॉट गिवन आएगा। और एडजेक्टिव बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव क्या होता है, वो चीज़ होती है जो नाउन को मॉडिफाई करती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल भी यूज़ की हुई है, लाइक दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ये स्टोरी क्या होगी, यहाँ पर स्टोरी एक नाउन है, तो इस नाउन को मॉडिफाई क्या कर रहा है, वो है इंटरेस्टिंग वर्ड। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो इस वर्ड को आपको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इन 3 वर्ड्स की हेल्प से ही हमारा आंसर क्या होगा, चेंज होता है। तो मैं आपको इसके लिए एक रीडिंग भी सॉल्व करके दिखाऊंगी, ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी हो जाए कि हम कैसे ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए आप एक रीडिंग को, ये देखिए मैंने एक रीडिंग ली हुई है, इसके ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है। वैसे मैं इनको सॉल्व कर चुकी हूँ, बट फिर भी मैं आपको दोबारा से बताने जा रही हूँ। देखो 27th क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है। द टर्म बायोडाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स एंड द एनवायरनमेंट दैट दे लिव इन। तो बायोडाइवर्सिटी में क्या चीज़ें होती है, बायोडाइवर्सिटी में उन्होंने 2 चीज़ों का यूज़ किया है, एक तो लिविंग क्रिएचर्स है और एक है इन्वायरमेंट। अगर ये दोनों चीज़ें पैसेज में हुई तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो हमने ये देखना है मेन कि क्या बायोडाइवर्सिटी में ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो पीछे हम चलते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो पहला आंसर होता है हमारा फर्स्ट पैसेज में ही होता है। देखो यहाँ पे उन्होंने बायोडाइवर्सिटी का वर्ड यूज़ किया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी। तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, देखो बायोडाइवर्सिटी कंप्राइजेस का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट ही होता है एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ। एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ क्या है, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट माइक्रोब
टू द लार्जेस्ट एनिमल। देखो एक तो उन्होंने दे दिया स्मॉलेस्ट माइक्रोब टू द लार्जेस्ट एनिमल दैट जनरेट दैट गिव देम स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद एंड के बाद उन्होंने क्या यूज़ किया, देखो एंड द इकोसिस्टम्स ऑफ विच दे आर अ पार्ट। देखो इन्होंने दो चीज़ों का यूज़ किया है एंड को कनेक्ट करके, एक तो स्मॉलेस्ट माइक्रोब टू द लार्जेस्ट एनिमल से, और एक उन्होंने इकोसिस्टम का यूज़ किया है। तो दोनों चीज़ें हैं ना, वहाँ पे क्वेश्चन में भी लिविंग क्रिएचर्स लिखा था और एक इन्वायरमेंट लिखा था। उन्होंने लिविंग क्रिएचर का सिनोनिम क्या यूज़ किया, देखो स्मॉलेस्ट माइक्रोब टू द लार्जेस्ट एनिमल, और इन्वायरमेंट को उन्होंने इकोसिस्टम कह दिया। तभी हमारा ये आंसर जो आएगा वो होगा ट्रू। तभी मैंने इसका आंसर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्रू। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देयर आर स्पीशीज़ दैट हैव नॉट बीन रिसर्च्ड, कि कुछ स्पीशीज़ हैं जो उनको रिसर्च नहीं किया हुआ। क्यों नहीं किया, उनका रीज़न दिया हुआ है। देखो रीज़न क्या है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इट इज़ अननेसेसरी टू स्टडी ऑल द क्रिएचर्स, कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे क्रिएचर्स को स्टडी करना ही करना है। तो ये देखिए कुछ स्पीशीज़ को उन्होंने क्यों नहीं रिसर्च किया, क्योंकि उसका रीज़न उन्होंने ये दिया हुआ है। अगर तो पैसेज में सेम रीज़न दिया हुआ है तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। बट अगर रीज़न ही कुछ और दिया हुआ है तो आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बट अगर उन्होंने रीज़न की कोई बात ही नहीं की तो हमारा आंसर क्या आएगा, नॉट गिवन आएगा। तो इसी की हेल्प से हम अपना आंसर क्या फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए हम सेकेंड पैसेज में आंसर है इसका, सेकेंड नहीं थर्ड में है शायद, सॉरी सेकेंड में ही है। यहाँ से पढ़ो आप, सम से Some 1.2 million species of animals and 2,70,000 species of plants have been classified, कि वो classified हो चुकी हैं। But the well-being of only, देखो ये well-being के बारे में लिखा है ना, कि well-being है जो of only a fraction has been assessed, कि जो well-being है सिर्फ थोड़े से species की assess की गई है। क्यों की है, क्योंकि द रिसोर्सेज आर सिंपली नॉट अवेलेबल, क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो सिंपली अवेलेबल नहीं है। देखो उन्होंने क्या लिखा है कि बहुत ही कम एनिमल की स्पीशीज़ की वेलबींग को क्यों रिसर्च किया है, क्योंकि जो रिसोर्सेज थे उनके पास अवेलेबल नहीं थे, तभी उन्होंने ये चीज़ की थी। तो क्वेश्चन में उन्होंने रीज़न क्या दिया था, क्वेश्चन में रीज़न दिया था क्योंकि अननेसेसरी था स्टडी करना ऑल क्रिएचर्स को। तो ये देखो वहाँ पे हमारा रीज़न कुछ और था और यहाँ पे हमारा रीज़न कुछ और है, तब हमारा आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर फॉल्स बनेगा। समझ में आ गया। और 29 देखो क्या है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट ऑल द क्रिएचर्स इन अ सर्टेन प्लेस, कि चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे के सारे क्रिएचर्स को कि क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है इन अ सर्टेन प्लेस पे, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो एक तो हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरी नहीं है। इन्वेस्टिगेट क्या हो गया यहाँ पर, देखो सॉरी इन्वेस्टिगेट क्या हो गया, हमारा एक वर्ब हो गया। वर्ब क्या है हमारी, इन्वेस्टिगेट। तो हमें इन्वेस्टिगेट करना क्या है, ज़रूरी नहीं है ऑल द क्रिएचर्स को। अब ऑल पे भी हमें फोकस करना पड़ेगा कि ऑल वर्ड उन्होंने दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, मतलब ऑल के बारे में उन्होंने यूज़ किया है या नहीं किया। तो हमें एक तो वर्ब देखनी है और एक ऑल वर्ड पे भी फोकस करना है, और ये देखना है कि चीज़ें ज़रूरी नहीं है या ज़रूरी है। तो 29 का जो आंसर है वो हमारा सी पैराग्राफ पे मिलेगा आपको। सी पैराग्राफ की सेकंड लाइन पढ़ो आप, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ऑब्जर्व। देखो सेम चीज़ मिलेगी ना हमें, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ऑब्जर्व एवरी सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो एवरी सिंगल टाइप ऑफ का मतलब क्या हो गया, ऑल क्रिएचर्स। एवरी सिंगल टाइप ऑफ का मतलब क्या हो गया, ऑल द क्रिएचर्स इन एन एरिया टू गेट अ स्नैपशॉट ऑफ द हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम। टू गेट अ स्नैपशॉट ऑफ द हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम का क्या मीनिंग होगा, टू इन्वेस्टिगेट करना, हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम को इन्वेस्टिगेट करना, मतलब वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। टू ऑब्जर्व एवरी सिंगल टाइप का मतलब ऑल हो गया, और इन एन एरिया भी दिया हुआ है और इट इज़ नॉट नेसेसरी भी दिया हुआ है, तो सारे वर्ड्स हमारे मैच हो गए ना। ऑल भी दिया हुआ है, इन्वेस्टिगेट के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया है, ऑब्जर्व वर्ड यूज़ कर लिया। तो मतलब सारे वर्ड हमारे गिवन हैं, उनके सिनोनिम यूज़ किए हुए हैं, बट तो भी हमारा आंसर इसका भी क्या आएगा, तो हम इसका आंसर लगाएंगे ट्रू लगाएंगे। समझ में आ गया। और अब 30th का आंसर देखो, 30th में क्या लिखा हुआ है, द प्रेस मोर ऑफन देन नॉट। देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है, मोर ऑफन देन नॉट। मोर ऑफन देन नॉट का मीनिंग क्या होता है, मोर ऑफन देन नॉट का मीनिंग होता है ज़्यादा से ज़्यादा। कई बच्चों को लगेगा कि यहाँ पर नॉट गिवन यूज़ किया है, नॉट वर्ड, तो हम इसका आंसर नेगेटिव हो गया, मतलब प्रेस फोकस नहीं कर रही, बट इसका मतलब हो कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करती है किन एनिमल्स पे ऊपर, जो वेल नोन होते हैं। वेल नोन का मतलब क्या हो गया, जो एनिमल फेमस हैं उन पे प्रेस ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करती है। देखो तो इसका आंसर जो आपको मिलेगा वो है बिल्कुल स्टार्टिंग में, देखो यहाँ पर मीडिया की बात की हुई है, इन द मीडिया।
देखो इन द मीडिया लिखा हुआ है ना, इन द मीडिया इट इज़ यूजुअली लार्ज क्रिस्मेटिक एनिमल्स सच एज पांडास की बात की हुई है, एलिफेंट्स, टाइगर्स एंड व्हेल्स दैट गेट ऑल द अटेंशन व्हेन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज डिस्कस्ड। इसमें क्या लिखा कि जो मीडिया है वो इन एनिमल्स के ऊपर सब पूरी अपनी अटेंशन देता है जब भी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो वहाँ पे हमें ऑल द अटेंशन दे दिया और वहाँ पे हमें फोकस दिया हुआ था। तो वहाँ पर यहाँ पे हमारी वर्ब क्या होगी, देखो वर्ब फोकस एक वर्ब है ना हमारी, तो इसी पे मैंने फोकस किया था। तो वहाँ पे उन्होंने ऑल द अटेंशन दिया हुआ है, यहाँ पर उन्होंने फोकस लिखा हुआ है। मोर ऑफन देन नॉट का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा, तभी हमारा आंसर क्या गया इसका, ट्रू। और वेल नोन एनिमल क्या कौन से हो गए, क्रिस्मेटिक एनिमल्स का मतलब वही होता है, क्रिस्मेटिक मतलब वेल नोन एनिमल, सच एज उन्होंने एनिमल्स के बारे में भी बताया हुआ है कि कौन कौन से हमारे एनिमल्स हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देयर इज़ अ सक्सेसफुल केस, कि सक्सेसफुल केस है कि जो कैक्टस मॉथ है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है यूएस में, कि जो यूएस के लिए वो जो कैक्टस मॉथ है वो पॉजिटिव है, जो कैक्टस मॉथ है मतलब उसके लिए वो पॉजिटिव रोल प्ले करती है। तो हमें किस वर्ड पे ऊपर फोकस करना है, पॉजिटिव रोल, कि वो क्या वो पॉजिटिव रोल प्ले करती है या वो नेगेटिव रोल प्ले कर रही है, तो उस पर फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा जी पैराग्राफ में आपको मिलेगा। देखो जी पैराग्राफ में आपको यूएस की बात हुई और कैक्टस मॉथ के बारे में बताया हुआ है। देखो बट अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ द मॉथ्स हैव नाउ रीच्ड टू द यूएस मेनलैंड, कि जो कुछ मॉथ्स थी वो यूएस में पहुंच चुकी थी। आगे क्या लिखा हुआ है, वेयर दे आर डिवास्टेटिंग द नेटिव कैक्टस पॉपुलेशन ऑफ फ्लोरिडा। वहाँ पे वो क्या कर रही थी, डिवास्टेट कर रही थी। डिवास्टेट किसको कर रही थी, नेटिव कैक्टस पॉपुलेशन ऑफ फ्लोरिडा, कि वहाँ की जो नेटिव कैक्टस की पॉपुलेशन थी उनको क्या कर रही थी, वो डिवास्टेट कर रही थी। कौन डिवास्टेट कर रहा था, जो मॉथ्स थे वो। तो डिवास्टेट वर्ड यूज़ किया उन्होंने यहाँ पर। डिवास्टेट का मतलब क्या हो गया कि वो तबाह कर रही थी, बट वहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव रोल लिखा है कि वो यूएस के लिए पॉजिटिव थी, बट यूएस के लिए पॉजिटिव तो नहीं थी ना, वो तो उसको डिवास्टेट कर रही थी, तभी हमारा आंसर इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और नेक्स्ट देखो क्या है 32, कि जो यूजेस है हार्डवुड्स का वो इज़ फॉरबिडन। फॉरबिडन देखो कि वहाँ यहाँ पे एक वर्ब है। फॉरबिडन का मतलब क्या होता है, फॉरबिडन का मतलब ये होता है, फॉरबिडन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बैन लगाना, ठीक है, कि जो यूज़ है हार्डवुड का वो बैन लगा दिया इन सम यूरोपियन कंट्रीज़, कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनमें उनका बैन लगा दिया। तो इसका आंसर जो हमें मिलेगा वो आई पैराग्राफ में मिलेगा। अब आई पैराग्राफ में पढ़ें, 4th लाइन पढ़े आई पैराग्राफ की। देखो विद द एम्फेसाइज ऑन मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ रेन फॉरेस्ट हार्डवुड्स इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। देखो यहाँ पर उन्होंने मिनिमाइज का भी यूज़ किया कि उसके यूज़ को उनको कम करना है, बट कहाँ पे, इन द डेवलप्ड वर्ल्ड पे, डेवलप्ड वर्ल्ड। बट क्वेश्चन में हमें क्या लिया हुआ था, यूरोपियन कंट्रीज, सम यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पे हमें डेवलप्ड वर्ल्ड के बारे में बताया हुआ है, बट हमें क्या पता कि यूरोपियन कंट्रीज़ डेवलप्ड है या नहीं है। ये तो एक जीके का क्वेश्चन आ गया ना, इसको हम अपने आप से कोई अज्यूम नहीं करना इसका कि हाँ जो यूरोपियन होगी वो डेवलप्ड ही होगी, उसके बारे में हम कुछ भी अपना अज्यूम नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हमारा आंसर क्या आएगा, इसका नॉट गिवन आएगा। नॉट गिवन इसीलिए आएगा क्योंकि हम उस चीज़ को अज्यूम नहीं कर सकते कि हमारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो डेवलप्ड वर्ल्ड है या नहीं है। तो ये जीके का क्वेश्चन आ गया, तभी हमारा इसका आंसर क्या आएगा, नॉट गिवन। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्या है, देखो जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स है वो एडवाइस देते हैं, किन को एडवाइस देते हैं, फार्मर्स को एडवाइस देते हैं टू प्लांट सिंगल क्रॉप्स इन द फील्ड। सिंगल क्रॉप्स को प्लांट करने के लिए वो उनको एडवाइस देते हैं इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग। तो वो वर्ब क्या होगी, इस पर एडवाइस होगी। तो हम इस चीज़ पे फोकस करना कि क्या वो सच में एडवाइस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर एडवाइस के बारे में कुछ लिखा ही नहीं तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें नॉट गिवन आएगा। तो ये देखिए बिल्कुल लास्ट लाइन पढ़े इसकी, इन द सेम वे। देखो सस्टेनेबल फार्मिंग टेक्निक्स दैट मिनिमाइज एनवायरमेंटल डैमेज एंड अवॉइड द मोनोकल्चर। देखो मोनोकल्चर का मतलब वही हो गया ना कि सिंगल क्रॉप्स को उगाना, बट यहाँ पर हमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि वो एडवाइस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर एडवाइस के बारे में कुछ दिया ही नहीं हुआ तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसका भी नॉट गिवन। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।